जय हिंद। आपका स्वागत है हमारी सीरीज में जिसमें हम यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम के प्रारंभिक परीक्षा के विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है और आज का प्रश्न है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि भारतीय दर्शन परंपरा में मुख्यतः 9 दर्शन परंपराएं हैं, जिनमें 6 आस्तिक दर्शन परंपराएं हैं और 3 नास्तिक दर्शन परंपराएं हैं। आस्तिकता और नास्तिकता का संबंध है कि कौन सी दर्शन परंपरा वेदों को प्रामाणिक मानती है। 3 जो दर्शन परंपराएं हैं, नास्तिक दर्शन परंपराएं, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखती। इनमें से ही एक दर्शन परंपरा है बौद्ध दर्शन परंपरा या बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ 483 ईसा पूर्व। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म कई शाखाओं में विभक्त हो गया, जिनमें मुख्य हैं स्थविरवाद, या थेरवाद, एक ही बात है, महायान और वज्रयान। स्थविरवाद और महायान में मुख्यतः अंतर यह है कि थेरवाद बुद्ध की मूल शिक्षाओं के सर्वाधिक समीप है। यह परंपरा बुद्ध को देवता नहीं मानती है बल्कि एक महापुरुष मानती है। इनके अनुसार व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रयास करना होगा। लेकिन महायान परंपरा में बुद्ध को देवता मानते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं, जबकि थेरवाद में पूजा नहीं करते हैं, यहाँ तक कि मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं। महायान परंपरा में मूर्ति पूजा की जाती है, न केवल बुद्ध की बल्कि बोधिसत्वों की पूजा भी की जाती है। अब जैसे हमने पहले बात की थी कि स्थविरवाद या थेरवाद के अनुसार व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रयास करना होगा, लेकिन महायान परंपरा में बोधिसत्व वे व्यक्ति हैं जो बुद्धत्व प्राप्त करने से बस
एक कदम दूर हैं और वे संसार में रहकर लोगों की मदद करते हैं। तो बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्ध बनने यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर हैं। वज्रयान परंपरा को तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। यह वर्तमान में तिब्बत और मंगोलिया में प्रचलित है। महायान बौद्ध धर्म की बात करें तो महायान बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों में प्रचलित है। थेरवाद श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में प्रचलित है। यहाँ पर बात की है बोधिसत्वों की, तो मुख्यतः बोधिसत्व, यूं तो कई बोधिसत्व हैं लेकिन मुख्यतः 8 बोधिसत्व हैं जो हैं अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, मंजुश्री, सामंत भद्र, क्षितिगर्भ, वज्रपाणि, सदा परिभूत और आकाशगर्भ। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को ही पद्मपाणि बोधिसत्व भी कहा जाता है, यानी कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। अवलोकितेश्वर करुणा के साकार रूप हैं और वे तभी निर्वाण प्राप्त करेंगे जब सभी प्राणियों का, संसार में सभी प्राणियों का उद्धार होगा। मैत्रेय बोधिसत्व भावी बुद्ध हैं, आने वाले बुद्ध हैं। सामंत भद्र अभ्यास और ध्यान के बोधिसत्व हैं। क्षितिगर्भ पीड़ितों, मरने वालों और बुरे सपने देखने वालों के उद्धारक हैं। वज्रपाणि जिनके हाथ में वज्र है, बुद्ध के आसपास 3 सुरक्षा देवताओं में से एक हैं। सदा परिभूत बोधिसत्व लोगों के हीनता और आत्मसम्मान की कमी जैसी भावनाओं को दूर करने वाले बोधिसत्व हैं। तो ये हमारे प्रमुख 8 बोधिसत्व रहे। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है थेरवाद और महायान। थेरवाद परंपरा, स्थविरवाद परंपरा को विद्वान हीनयान परंपरा भी कहते हैं और कुछ विद्वान इन्हें अलग भी मानते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के हाथ में कमल का फूल है, यानी कि पाणी यानी कि हाथ, पद्म यानी कि कमल का फूल। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त काल में सोना, चांदी और तांबा सभी धातुओं के सिक्के जारी किए गए। सोने के सिक्के दीनार कहलाते थे, चांदी के सिक्के रूपक
और तांबे के सिक्कों को पर्ण कहा जाता था। यहाँ पर जो कारशापर्ण है, कारशापर्ण चांदी या तांबे के सिक्के होते थे, और इन सिक्कों और कारशापर्ण सिक्कों का संबंध है गुप्त पूर्व काल से। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे। हम जानते हैं कि गुप्त शासक कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, तो सिक्कों में भी वही परंपरा जारी रही। सिक्कों के अग्रभाग में राजा या जारी करने वाले शासकों के चित्र हुआ करते थे, और पीछे वाले भाग में किन्हीं देवता या देवियों के चित्र थे। गुप्त काल में जारी किए गए सिक्कों पर विवाह संबंध, घोड़े की बलि, शाही सदस्यों की कलात्मकता और व्यक्तिगत उपलब्धियों को दर्शाया गया है। व्यक्तिगत उपलब्धियां जैसे कि धनुर्विद्या, गायन आदि। जैसे गुप्त काल के ही कुछ प्रमुख सिक्कों में हैं जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एक प्रमुख शासक कुमारगुप्त को हाथी की सवारी करते हुए दिखाया गया है, और स्कंदगुप्त के समय के राजा रानी सिक्के, यानी कि सिक्कों पर एक राजा और एक रानी के चित्र वाले सिक्के काफी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिक्कों पर घोड़े की आकृति है, एक राजा और एक रानी का चित्र है, पशुओं के चित्र है जिसमें गेंडा और घोड़ा है, एक योद्धा का चित्र है, धनुर्विद्या करते हुए दिखाया गया है, और यहाँ पर शिकार करते हुए दिखाया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक भारत में सिक्कों के इतिहास पर एक संक्षिप्त बात करेंगे। सबसे शुरुआती सिक्के हैं पंचमार्क सिक्के। इनके बाद हिंद यवनों के द्वारा जारी किए गए सिक्के, उनके बाद शकों के द्वारा जारी किए गए सिक्के, फिर कुषाणों के द्वारा जारी किए गए सिक्के, कुषाणों के बाद सातवाहनों के द्वारा जारी किए गए सिक्के, और फिर गुप्त काल के सिक्के जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। पंचमार्क सिक्के यानी कि इन सिक्कों पर ठप्पा लगाकर या पंच करके विभिन्न आकृतियों को उकेरा जाता था, ठप्पा या पंच लगाकर।
ये सिक्के जनपद काल और मौर्य काल में प्रचलित थे। इन सिक्कों पर सूर्य, जानवरों, पेड़ों आदि को दर्शाया जाता था। ये सिक्के चांदी के बने हुए होते थे। ध्यान रखने वाली बात है, चांदी के सिक्के पंच किए हुए सिक्के जनपद काल और मौर्य काल के दौरान। इसके बाद हिंद यवनों के द्वारा जारी किए गए सिक्के चांदी के होते थे। ग्रीक देवी देवताओं को इन पर दर्शाया जाता था और एक और जारी करने वाले शासकों का चित्र दर्शाया जाता था। शकों के द्वारा जारी किए गए सिक्कों में हैं पश्चिमी क्षत्रपों के द्वारा जारी किए गए सिक्के और इन पर तारीख लिखी हुई होती थी। तारीख वाले सबसे पुराने सिक्के यही हैं, चांदी और तांबे के बने हुए होते थे। कुषाणों के द्वारा जारी किए गए सिक्के सोने के बने होते थे। सोने के अलावा अन्य धातुओं के भी सिक्के इस समय प्रचलित थे। इनमें मुख्य रूप से हिंदू या भारतीय देवी देवताओं के चित्र हुआ करते थे। न केवल भारतीय देवी देवताओं के बल्कि ग्रीक, मेसोपोटामियाई, जोरोस्ट्रियन और भारतीय पौराणिक कथाओं को इनके ऊपर प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता था। इन सिक्कों पर भगवान शिव, चंद्र देवता मीरो, भगवान बुद्ध, देवी लक्ष्मी और कार्तिकेय के चित्र भी हैं। सातवाहनों के समय तांबे और सीसे के सिक्के जारी किए गए। इन पर हाथी, शेर, बैल, घोड़े जैसे जीव जंतुओं के चित्र हुआ करते थे। इनके अलावा चेर, चोल, चालुक्य और अन्य प्रमुख शासकों ने भी सिक्के जारी किए। चोलों के सिक्कों पर बाघ का चित्र और चालुक्यों के सिक्कों पर जंगली सुअर का चित्र बना हुआ होता था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर देना है। सूची 1 में है ग्रंथाकार और दूसरी सूची में है मूल ग्रंथ, यानी कि इन ग्रंथाकारों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हमें मिलान करना है। तो बराहमीर, जिनके बारे में शायद हमने पहले भी बात की है, इन्होंने बृहत संहिता नाम के ग्रंथ की रचना की थी। बराहमीर पांचवी छठवीं शताब्दी के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में है बृहत संहिता, बृहत जातक और पंच सिद्धांतिका। यहाँ पर बृहत संहिता की भी बात हुई है। तो बृहत संहिता में खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण, वर्षा, बादल, वास्तुशास्त्र, फसलों के बारे में, इत्र निर्माण के बारे में, लग्न और विवाह संबंध,
रत्न मोती आदि विषयों पर बात हुई है। यहाँ तक कि इसमें एक आधुनिक गणित के में हमें पढ़ाया जाने वाला एक टॉपिक है कॉम्बिनेशन। इस पर भी इन्होंने लिखा है। इसमें एक श्लोक है और श्लोक में कहा गया है कि यदि 16 तरह के तरल पदार्थ हैं यानी कि इत्र हैं तो उनके संयोजन से कितने इत्र बनाए जा सकते हैं। यानी कि 16 तरह के तरल पदार्थ हैं और उनमें से एक बार में 4 इत्र लेकर, तो उन्होंने बताया कि 820 इत्र बनाए जा सकते हैं। 820 कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं इन 16 में से 4। तो यदि हम इस कॉम्बिनेशन के सम को हल करेंगे तो उसका उत्तर यही होता है और उन्होंने भी यही उत्तर लिखा है। विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्त नाटक की रचना की। यह है नाटक। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी यानी कि ध्रुव स्वामिनी देवी ये प्रमुख पात्रों के रूप में। विशाखदत्त संस्कृत भाषा के नाटककार हैं। उन्होंने मुद्रा राक्षस के अलावा उन्होंने विशाखदत्त संस्कृत भाषा के नाटककार हैं। उन्होंने देवी चंद्रगुप्त के अलावा मुद्रा राक्षस और राघवानंद नाटकम की भी रचना की है और इनका संबंध भी गुप्त काल से है। शूद्रक भी नाटककार हैं और इन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की। संस्कृत नाटककार हैं। मृच्छकटिकम के अलावा इन्होंने वासव दत्ता नाम के नाटक की भी रचना की। विल्हण विक्रमांक देव चरित। विल्हण कश्मीर के रहने वाले कवि हैं और विक्रमांक देव चरित्र एक इतिहास ग्रंथ है। तो हमारा उत्तर होगा ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 2 और डी के साथ 5, यानी कि उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। प्राचीन भारत में मणिग्राम व्यापारियों का निगम था। व्यापारियों का निगम। प्राचीन भारत में पश्चिमी चालुक्यों के समय मणिग्रामम दक्षिण भारतीय व्यापारियों का गिल्ड था। अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन प्रथम बादामी अभिलेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है और यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा। हमने पढ़ा था कि विक्रम संवत की शुरुआत हुई है 58 ईसा पूर्व से और शक संवत की शुरुआत हुई है 78 ईस्वी से और इस शिलालेख पर लिखा हुआ है शक वर्ष 665, यानी कि 78 ईस्वी से अगर हम गणना करना शुरू करें तो 465 का वर्ष शक वर्ष। तो यदि हमें विक्रम संवत में इस वर्ष को दिनांकित करना है तो यहां से लेकर यहां तक के समय की गणना करनी होगी। यानी कि यह वर्ष 58 वर्ष, इतना समय 78 वर्ष और इतना समय 465
वर्ष, 58 वर्ष, 78 वर्ष और 465 वर्ष। उत्तर होगा 601 विक्रम संवत। अगला प्रश्न है, यूनानी कुषाण एवं शकों ने या यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। संभवतः इसका यह कारण है कि वे बौद्ध धर्म की उदारता, प्रगतिशीलता और समानता जैसे विचारों से प्रभावित हुए। अगला प्रश्न है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। तो हमने अशोक के शिलालेखों के बारे में पहले भी पढ़ा था। अशोक के प्रमुख 14 शिलालेख 10 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये हैं कंधार प्रांत अफगानिस्तान में, शाहबाजगढ़ी और मनसेरा खैबर पख्तूनवा प्रांत पाकिस्तान में, कलसी देहरादून जिला उत्तराखंड में, गिरनार जूनागढ़ गुजरात में, सोपारा पालघर जिला महाराष्ट्र में, सन्नती गुलबर्गा कर्नाटक में, येर्रागुड़ी अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश में, जौगढ़ गंजम जिला उड़ीसा में और धौली भुवनेश्वर उड़ीसा में। इन 10 स्थानों पर हमें ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इन शिलालेखों में लिखा हुआ क्या है। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा करता है। दूसरे अभिलेख में चिकित्सा व्यवस्था, पशुओं और मनुष्यों दोनों का उल्लेख है, और साथ में ही कुछ राज्यों का भी उल्लेख है, जिनमें चोल, चेर, पांड्य, ताम्रपर्णी, केरलपुत्र, सतीपुत्र का भी उल्लेख है। यानी कि इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि संगम राज्य के विषयों में जिन शिलालेखों में बताया गया वे हैं। तो पहला तो है दूसरा अभिलेख, क्योंकि इनमें इन राज्यों की बात की गई है। तीसरा शिलालेख हमें बताता है कि राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इसके अलावा कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है। चौथे शिलालेख में हमें धम्म की घोषणा की गई है, इसके बारे में पता चलता है। पांचवा शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठे अभिलेख से आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, और यह बताया गया है कि प्रजा सदैव राजा से मिल सकती है। सातवें अभिलेख में लिखा है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का संदेश। आठवां शिलालेख धम्म यात्राओं का उल्लेख, किसकी? अशोक की। 9वें शिलालेख में समारोहों की यानी कि फिजूल खर्ची की निंदा की गई। 10वां अभिलेख ख्याति और गौरव की निंदा। 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख या 12वां शिलालेख
स्त्री महामात्यों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। सभी प्रकार के विचार यानी कि सभी धर्म, सभी विचारधाराओं के सम्मान की बात की गई। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई और इसमें कुछ पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी है। यानी कि पड़ोसी राजा उस समय कौन थे? चोल, चेर आदि। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दूसरा और 13वां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित हैं। 4 युग्म दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कितने सही हैं। तो हमने यह तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि शूद्रक एक नाटककार थे और उन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की थी। विशाख दत्त भी एक नाटककार है और उन्होंने मुद्रा राक्षस नाम के एक नाटक की रचना की। हर्षचरित की रचना यानी बाणभट्ट ने की थी, लेकिन बुद्धचरित की रचना वसुबंधु ने नहीं की थी, बल्कि अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। ये बौद्ध महाकवि थे। इन्होंने ही बुद्ध चरित की रचना की थी 2री शताब्दी में। बुद्ध चरित में गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन है। हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। इसे लिखा है बाणभट्ट ने। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और इसे संस्कृत में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा यानी कि चांदी के सिक्के, लोहे का हल या नगर संस्कृति। तो अगर हम देखें नगर संस्कृति की बात करें तो प्रथम नगरीकरण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग 2900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। लोहे के हल की खोज हुई है उत्तर वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक लगभग। आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के
बुद्ध काल के माने जाते हैं, यानी कि 5वीं 6वीं शताब्दी और मौर्य काल के। सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए कुषाणों ने, बड़े पैमाने पर, और ये लगभग पहली शताब्दी की बात है। तो इनका सही कालानुक्रम होगा, सबसे पहले नगर संस्कृति, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, लोहे का हल, उत्तर वैदिक काल, आहत सिक्के, बुद्ध काल और मौर्य काल, और सोने के सिक्के कुषाणों के समय। तो सही उत्तर होगा सबसे पहले 4, फिर 3, उसके बाद आहत सिक्के और फिर सोने के सिक्के। उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है कि इस प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक है कथन और दूसरा कारण। हमें कथन और कारण को पढ़ना है और यह बताना है कि क्या दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है या नहीं करता है। तो कथन है कि अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता में सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, और कारण है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचार पर जोर दिया। तो यदि कथन कारण को अगर हम एक साथ पढ़ें कि अशोक के राजा देशों में धार्मिक निष्ठा के स्थान पर सामाजिक समरसता को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचार को प्रोत्साहन दिया, तो इसका उत्तर होगा ए, क्योंकि अशोक ने धर्म संवर्धन के लिए राजादेश नहीं दिए थे, बल्कि राज्यादेश थे समाज में समरसता के लिए। हमने ऊपर पढ़ा भी था। सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, धम्म की व्याख्या, सहिष्णुता, सभी संप्रदायों के बीच की सहिष्णुता। तो अशोक ने सहिष्णुता और समरसता पर बल दिया है, न कि धर्म के प्रचार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं? लोथल, एक प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ, नालंदा, बौद्ध अभिगम का महान पीठ। अब इनमें से सही युग्म कौन कौन से हैं? यदि आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो देखा होगा कि लोथल की लोकेशन कुछ यहाँ पर है। यह प्राचीन गोदी क्षेत्र था। यह वर्तमान
अहमदाबाद जिले में, गुजरात में है और भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी साबरमती नदी की सहायक नदी है। लोथल से कई फारसी घड़ी प्रकार की मोहरें मिली हैं और यह प्रमाण है कि यहाँ से पश्चिम एशिया से व्यापार होता था। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य बंदरगाह शहरों की बात करें तो उनमें था सुरकोटदा, धौलावीरा, सुतका गेंडोर, अल्हादीनो और कुंतासी। सुतका गेंडोर कच्छ क्षेत्र में है, धौलावीरा भी कच्छ क्षेत्र में है। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। अल्हादीनो कराची के पास ईस्ट में है। और कुंतासी या कोनतासी गुजरात मोरबी जिले में है। हमारा दूसरा ऑप्शन था सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। यह युग भी सही है एकदम। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश यहीं पर दिया था, सारनाथ में। सारनाथ में धमेक स्तूप भी है। और यह सारनाथ वाराणसी के पास, वाराणसी जिले में। अशोक का सिंह स्तंभ राजगीर में नहीं है बल्कि सारनाथ में ही है। और अशोक का सिंह स्तंभ और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी यहीं से लिया गया है। चौथा, तो तीसरा गलत है। चौथा युग्म नालंदा बौद्ध अभिगम अधिगम का महान पीठ, यह कथन भी सही है एकदम। हमने प्राचीन भारत में पढ़ा था कि प्राचीन भारत में कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे और जिनका संबंध बौद्ध धर्म से था। उनमें मुख्य हैं नालंदा, नालंदा जिला बिहार। इसकी स्थापना गुप्त काल की मानी जाती है और इसके संस्थापक कुमार गुप्त हैं। दूसरा है विक्रमशिला। भागलपुर बिहार। संस्थापक पाल वंश के शासक धर्मपाल, 8वीं शताब्दी। तीसरी ओदंतपुरी। संस्थापक गोपाल प्रथम। बिहार शरीफ। चौथी यूनिवर्सिटी है जगद्दल, बांग्लादेश में। संस्थापक रामपाल माने जाते हैं। पांचवी यूनिवर्सिटी सोमपुरा, बांग्लादेश में।
छठी यूनिवर्सिटी वल्लभी भावनगर गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम आदेश है? सोहगौरा ताम्रपत्र में, अशोक का रोमेनदेही अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में, या चंद्र के महरौली स्तंभ लेख में? सोहगौरा है वर्तमान में यूपी के गोरखपुर जिले में। राप्ती नदी के पास सोहगौरा स्थान पर। यह ताम्रपत्र है मौर्य काल का और इसे लिखवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। ताम्रपत्र में अकाल और अभाव के समय में बांटने के लिए अन्नागारों के निर्माण की जानकारी दी हुई है। मैप पर देखें, तो गंगा नदी की एक सहायक नदी है घाघरा नदी, और घाघरा नदी की एक सहायक नदी राप्ती यहीं पर है। सोगौरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर। अशोक का रोमेनदेही स्तंभ लेख रोमेनदेही में, रोमेनदेही यानी लुम्बिनी नेपाल में। इस पर भी ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखा हुआ है, यानी स्तंभ पर लेख लिखा हुआ है। यहां से जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आए और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की, क्योंकि लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। साथ ही उन्होंने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया।
लुम्बिनी, नेपाल। प्रयाग प्रशस्ति है प्रयाग में। आपको याद होगा, हमने अशोक के मुख्य स्तंभ लेखों के बारे में पढ़ा था। 6 स्तंभ लेख, और ये 6 स्तंभ लेख थे। टोपरा, जिसे दिल्ली में स्थापित कर दिया गया, मेरठ दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। चंपारण जिले में 3 स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अराराज और रामपुरवा, और एक कौशाम्बी में। इस कौशाम्बी स्तंभ को ही बाद में प्रयाग में स्थापित करवा दिया गया। इस स्तंभ पर 3 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है: अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। लेकिन इसे मुख्यतः समुद्रगुप्त से जोड़कर देखा जाता है। इसे लिखवाया था समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने। और यहां से जानकारी मिलती है तो समुद्रगुप्त के बारे में, उसके विजय अभियानों के बारे में, कुछ जानकारियां उस समय के प्रशासन के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में यह लिखा गया है कि समुद्रगुप्त महाराजा धीराज, चंद्रगुप्त और महादेवी कुमार देवी के पुत्र थे, और लिच्छवी दोहित्र थे। यानी कि कुमार देवी लिच्छवियों की पुत्री थी। साथ ही इसमें विजय अभियानों के बारे में लिखा हुआ, जिसमें लिखा हुआ है कि आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया और अपने अधीन किया। लेकिन इसमें अंतर इतना है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में जीते गए सभी राज्यों को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया। लेकिन दक्षिण में जीते राज्यों को जीत कर छोड़ दिया, और वे सभी राज्य मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में स्थित थे। उत्तर भारत के राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया और इन राज्यों को जीत कर छोड़ दिया। अब इसके मुख्य कारण ये थे कि उत्तरी भारत मैदानी इलाका है,
और यहाँ पर राज्यों पर नियंत्रण करना, विद्रोह को दबाना, संपर्क, परिवहन, संचार आसान है। लेकिन दक्षिण भारत में घने वनों, पहाड़ों के कारण विषम स्थलाकृति है, राजधानी से दूरी भी है, संचार और परिवहन कठिन है, इसलिए इन क्षेत्रों पर नियंत्रण भी कठिन है। प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है कि यहाँ पर पद वंशानुगत हो गए थे और एक ही व्यक्ति कई पदों को धारण कर सकता था। हरिसेन स्वयं कुमारामात्य यानी कि एक उच्च स्तर का प्रशासनिक अधिकारी, दंड नायक और संधि विग्राहक था। और हरिसेन के पिता ध्रुवभूति भी दंड नायक थे। तो इस तरह से पद वंशानुगत होने की जानकारी प्राप्त होती है और एक ही व्यक्ति के कई पदों को धारण करने की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसका मुख्य कारण यह रहा होगा कि प्रशासनिक खर्चों में इस तरह से कटौती करने का प्रयास किया गया होगा। प्रयाग प्रशस्ति के बाद मेहरौली स्तंभ शिलालेख, यह मेहरौली में है, यानी कि वर्तमान दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। यह स्तंभ लगभग 98% लौह का बना हुआ है और अभी तक इस पर जंग नहीं लगी और यह उस समय के धातु कर्म की पराकाष्ठा है। इस स्तंभ लेख पर चंद्र लिखा हुआ, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लगवाया गया था और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसे अशोक के द्वारा अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति में स्थापित किया गया था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।